ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं फोर्थ नंबर पॉइंट, दैट इज कॉल्ड द electronegative nature, non-metallic nature, electron affinity, acidic nature of oxide, ionization potential, all increase from left to right in a period. अब किसकी बात कर रहा है ये? जय हिंद आर्यन, इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर के बारे में। अब सीधी सीधी सी बात भाई कि ये क्या है? मेटल है लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में क्या है? नॉन मेटल है। और इफ वी आर गोइंग फ्रॉम मेटल टू नॉन मेटल, यानी कि लेफ्ट से हम राइट जा रहे हैं, तो जितनी भी नॉन मेटल की प्रॉपर्टी होंगी वो क्या हो जाएंगी? इंक्रीज हो जाएंगी। जैसे भाई नॉन मेटल कैसे होते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। क्या होते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या होगी? इंक्रीज हो जाएगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगी? लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या होगी? इंक्रीज हो जाएगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगी? लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। सेकेंड पॉइंट में बात करूं नॉन मेटेलिक नेचर के बारे में, तो इधर मेटल है इधर नॉन मेटल है, तो नॉन मेटल का भी जो नेचर होगा वो भी क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा, है ना। नॉन मेटेलिक नेचर भी क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। नॉन मेटल ऑक्साइड कैसे होते हैं? एसिडिक नेचर के होते हैं। नॉन मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं एसिडिक नेचर के, तो एसिडिक नेचर भी क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। मतलब कहने का यह है कि जितनी भी नॉन मेटल की प्रॉपर्टी होंगी वो क्या हो जाएंगी? इंक्रीज हो जाएंगी। अब जैसे यहां पे दिया है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब क्या होता है? कि इलेक्ट्रॉन को पास बुलाने की जो प्रॉपर्टी होती है। और आपको पता है कि नॉन मेटल के पास क्या होता है? इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, और उसको तो इलेक्ट्रॉन गेन करने की कैपेसिटी ज्यादा होती है। क्लोरीन है, क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, ऑक्सीजन को 2 का जरूरत, तो ये क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। यानी कि इलेक्ट्रॉन के लिए एफिनिटी, एफिनिटी का मतलब होता है किसी के लिए चाहत, एफिनिटी अट्रैक्ट, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी क्या हो जाती है? लेफ्ट टू राइट जाने पे इंक्रीज हो जाती है। ठीक है भाई। नेक्स्ट है एसिडिक नेचर ऑफ ऑक्साइड्स, इंक्रीज हो जाता है। आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑल इंक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। आयनाइजेशन पोटेंशियल का मतलब क्या होता है? आयनाइजेशन, आयंस बनाने की जो पोटेंशियल है, एनर्जी है, वो भी क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। आयनाइजेशन पोटेंशियल, भाई आयंस कब बनता है? आयंस कब बनता है? कि जब किसी को नीड होगी, यानी कि जब इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? जंप करेगा। और जैसे जैसे आप जाओगे तो इलेक्ट्रॉन के जंप करने की क्या हो जाएगी? कैपेसिटी इधर जाने पे बढ़ती है। जब नॉन मेटल की तरफ आप बढ़ोगे, भाई मेटल को कोई भी जरूरत नहीं थी, मेटल तो क्या था अपना, ठीक है सोडियम है, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन को लीव कब करेगा? जब ये किसके कांटेक्ट में आएगा? नॉन मेटल के कांटेक्ट में आएगा। जैसे क्लोरीन के कांटेक्ट में आया तो अपने इलेक्ट्रॉन इसने क्या कर दिया? लूज कर दिया। तो कहने का मतलब है दैट ऑल दैट प्रॉपर्टी, ऑल दोस प्रॉपर्टी which are related with the non-metals, and if you are going from metal to non-metal, then non-metallic property would be increased. चाहे इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर हो, नॉन मेटेलिक नेचर हो, एसिडिक नेचर हो, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो, या फिर आयनाइजेशन पोटेंशियल। तो कई बार ये छोटी छोटी चीजें ही कॉन्सेप्ट के थ्रू आपको क्या है? पूछ ली जाती है, क्योंकि इसमें कोई आईआईटी जेई लेवल का कॉन्सेप्ट नहीं है, जेई मेन का कोई न्यूमेरिकल नहीं है, आपसे पूछ लिया जाता है। चलिए एक बार बताइए यहाँ तक समझ में आया कि नहीं, फिर आगे चलते हैं। फिजिक्स के लिए आप आ जाओ भाई 7:15 पे। चलो समझ में आ रहा है कि नहीं भाई? हाँ जी, समझ में आ रहा है।
ठीक है, साहिल है क्लास में? साहिल, साहिल नाम का लड़का है भाई क्लास में? नहीं है? चलो कोई बात नहीं, ओके। नेक्स्ट हम बात करते हैं अब किसके बारे में, ठीक है। चलो ये हो गया भाई हमारा मेटेलिक, नॉन मेटेलिक, वैलेंसी हो गया। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रुप के बारे में अब हम बात करेंगे। सर ये कोर्स थैंक्स 30 तारीख तक ही है, 30 तारीख तक ही है, उसके बाद नया बैच आ जाएगा पैंथर। अब देखो एक और चीज पूछी जाती है, दैट इज हमें पता है कि हमारे सेल कितने होते हैं, के, एल, एम और एन, ठीक है। तो किसी भी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे उसका एक फॉर्मूला होता है, और वो फॉर्मूला क्या होता है, 2n स्क्वायर होता है, ठीक है। और k मतलब 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट। तो आपसे पूछेगा भाई k में कितने एलिमेंट होंगे, तो 1 की जगह 1 का वैल्यू रख लो, तो कितने हो जाएंगे, 1 का स्क्वायर 1 2 हो जाएगा। और l में कितने हो जाएंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 में कितने हो जाएंगे, 3 तिया 9 दूनी 18, n में कितने हो जाएंगे, 4 चौक 16 दूनी 32, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, 2 8 18 32, ठीक है। तो ये क्या होता है, इनका पैटर्न होता है। लेकिन जब हम क्या करते हैं, वैलेंसी निकालते हैं, तो वैलेंसी निकालने के लिए हम 8 मैक्सिमम लेते हैं आउटर मोस्ट, ठीक है भाई। चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्रेंड्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। वैलेंसी हो गया, एटॉमिक साइज हो गया, ठीक है, एंड मेटालिक एंड नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी हो गई, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रुप, ठीक है। अब ग्रुप के रिगार्डिंग हम बात करते हैं। ग्रुप के रिगार्डिंग का मतलब है कि जब हम टॉप टू बॉटम इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है, टॉप टू बॉटम इसके बारे में बात करेंगे। All the elements of a group of the periodic table have the same number of valence electron and have almost similar chemical properties. यानी कि एक ही ग्रुप में आने वाले सारे एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर, जो वैलेंसी नंबर होता है वो सेम होता है, और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होती हैं, सेम होती है, ठीक है। जैसे आपका हाइड्रोजन हो गया, लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, इन सब का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, एक ही होता है, और सबकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होती है, सेम होती है। क्योंकि जो सबसे फंडामेंटल यूनिट बताई कि भाई वो क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है, और सबके लास्ट में एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो सबको रिएक्ट करने का क्या होता है, सेम ही तरीका होता है। अच्छा, आपने एक सवाल नहीं पूछा है ना, और आपके मन में आना चाहिए था कि मेंडलीव की जो पीरियोडिक टेबल थी, और मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल का जो लिमिटेशंस था वो क्या था, दैट वाज पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। क्या था, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। तो पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन को ये कैसे क्लियर किया गया, क्यों भाई? अच्छा, हाइड्रोजन मेटल होता है कि नॉन मेटल होता है? हाइड्रोजन मेटल होता है कि नॉन मेटल होता है? हाइड्रोजन मेटल होता है कि नॉन मेटल होता है, बताइए। बोथ मेटलॉइड्स? मेटलॉइड्स तो नहीं होगा, मेटलॉइड्स तो वो साथी होंगे जो मैंने आपको बताया। हाइड्रोजन जो जनरली नेचर में होता है वो नॉन मेटल होता है ना, लेकिन ये बिहेव किसकी तरह करता है, मेटल की तरह करता है ना। तो मेटल के इसकी पोजीशन को लेके जब बात हुई, तो इसका क्या है, हेनरी मॉजले ने क्या बताया, हेनरी मॉजले ने जो फंडामेंटल माना वो किसको माना, एटॉमिक नंबर को माना। और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1 होता है। भाई हाइड्रोजन की हिस्ट्री कैसी होती है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन एक होता है, प्रोटॉन एक होता है, और न्यूट्रॉन क्या होते हैं, 0 होते हैं। तो ये देखा कि ये कैसे बिहेव करता है
तो ये कुछ ऐसे बिहेव करता है जैसे फर्स्ट ग्रुप बिहेव करता है ना। तो इसके पास क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन आपने देखा होगा कि ये एक इलेक्ट्रॉन को यदि लूज कर देगा तो इसके पास क्या बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा। गेन करेगा तो ये तो कोवलेंट भी हो सकता है। तो कहने का मतलब है कि फिर इसकी प्रॉपर्टी को रिजेंबल किया गया, तो प्रॉपर्टी रिजेंबल करने के बाद ये कहां आ गया, ग्रुप 1 में इसको रख दिया। ठीक है, सो दिस इज सम एक्सेप्शनल केस कि ये क्या होता है, एक नॉन मेटल होता है लेकिन बिहेव कैसे करता है, मेटल की तरह बिहेव करता है। कई पीरियोडिक टेबल में आपने देखा होगा कि हाइड्रोजन को ऐसे बीच में अलग से रखा जाता है ना। क्यों, क्योंकि ना तो ये मेटल है ना नॉन मेटल में आता है, ये इसका अलग रहता है। ये है नॉन मेटल बट इट बिहेव्स लाइक द फर्स्ट ग्रुप, ये पहले ग्रुप की तरह क्या करता है, बिहेव करता है। ठीक है, तो इसका जो एटॉमिक नंबर या कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाता है, 1s1 हो जाता है। ठीक है सर, ग्रुप 1 में नो पर है अलग, हाँ ग्रुप 1 में जाना जाता है पर अलग है। मैंने क्या बोला कि पीरियोडिक टेबल में आप इसकी पोजीशन यहाँ पे देखोगे, लेकिन कुछ पीरियोडिक टेबल जो अच्छे लेवल के होते हैं उसमें इसको अलग ही रखा जाता है। ठीक है, कि भाई साहब आप अलग ही रहो, आप निराले हो, आप नॉन मेटल होके भी मेटल की तरह बिहेव करते हो और मेटलॉइड्स में भी नहीं आते हो, तो दिस इज द एक्सेप्शनल केस। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं जी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ग्रुप। तो हमने देखा भाई कि जिनका सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, सेम होते हैं। उनके केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होते हैं क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है, तो वैलेंसी क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी, और वैलेंसी सेम होने का मतलब है कि केमिकल प्रॉपर्टी सेम हो जाएगी। मेटलॉइड्स में भी नहीं आते हो, तो दिस इज द एक्सेप्शनल केस। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं जी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ग्रुप। तो हमने देखा भाई कि जिनका सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, सेम होते हैं। उनके केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होते हैं क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है, तो वैलेंसी क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी, और वैलेंसी सेम होने का मतलब है कि केमिकल प्रॉपर्टी सेम हो जाएगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं एटॉमिक साइज, इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर, मेटालिक नेचर, reducing nature, element and basic nature of oxide all increase from top to bottom in a group. अच्छा, अभी मैंने आपको एक चीज बताया, इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर। ठीक है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर, तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या हो रहा था, डिक्रीज हो रहा था। लेफ्ट टू राइट जाने पे डिक्रीज हो रहा था, लेकिन जब हम देखते हैं सोडियम को, मैग्नीशियम को, एल्युमिनियम को, तो इसके पास चार्ज तो वही बढ़ रहा है। सोडियम के पास कितना होता है, एक पॉजिटिव, मैग्नीशियम के पास 2 पॉजिटिव, और एल्युमिनियम के पास 3 पॉजिटिव, लेकिन फिर भी हम क्या देख रहे हैं, डिक्रीज होता है। और टॉप टू बॉटम जाने पे ये क्या होता है, इंक्रीज होता है। टॉप टू बॉटम जाने पे ये क्या होता है, इंक्रीज होता है। ऐसा क्यों भाई, सोडियम के पास इलेक्ट्रोपॉजिटिव प्लस, +2, +3, लेकिन हम क्यों कह रहे हैं कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, और नीचे जाने पे क्यों इंक्रीज हो रहा है, बताइए। इलेक्ट्रॉन की ही वजह से, नंबर ऑफ सेल्स ज्यादा है तो न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ जाएगा, वेरी गुड। इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, नंबर ऑफ सेल ज्यादा होंगे। ये कॉन्सेप्ट निकल के आया मंगलम का, वेरी गुड। देखो, अभी मैंने आपको क्या बताया कि मान के चलो ये आपका क्या है,
चलो ठीक है, ये क्या हो गया आपका सोडियम हो गया, ये आपका क्या हो गया मैग्नीशियम हो गया, और ये आपका क्या हो गया एल्यूमिनियम। तो नंबर ऑफ सेल तीनों में क्या है बराबर है, लेकिन हमने क्या देखा था इलेक्ट्रॉन इसमें कितने होंगे, एक इलेक्ट्रॉन, इसमें कितने होंगे दो इलेक्ट्रॉन, और इसमें कितने होंगे तीन इलेक्ट्रॉन। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा ज्यादा होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा ज्यादा होगा, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन को लूज करना भी क्या हो जाएगा मुश्किल हो जाएगा। भाई यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन को फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, इजीली लूज कर देगा। दो इलेक्ट्रॉन है, फोर्स थोड़ा इंक्रीज हो जाएगा। तो अब इंक्रीज करने के लिए भी क्या चाहिए आपको पता है एनर्जी चाहिए। तीन इलेक्ट्रॉन है और तीन इलेक्ट्रॉन क्या है आपस में फोर्स लगा रहे हैं, तो उस फोर्स को ब्रेक करने के लिए भी तो क्या चाहिए एनर्जी चाहिए कि नहीं चाहिए। तो इसलिए हम कहते हैं कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर क्या होता है लेफ्ट टू राइट जाने पे डिक्रीज होता है, लेकिन टॉप टू बॉटम जाने पे क्या होगा, टॉप टू बॉटम जाने पे जैसे बात करो आप हाइड्रोजन के बारे में, वहां पे नंबर ऑफ सेल क्या हो जाता है बढ़ जाता है। ठीक है, ये आपका क्या हो गया जैसे मान के चलो हाइड्रोजन हो गया, ये आपका लिथियम हो गया, ये आपका सोडियम। तो यहाँ पे क्या है नंबर ऑफ सेल बढ़ जाते हैं, और नंबर ऑफ सेल बढ़ने से क्या होता है न्यूक्लियस की इलेक्ट्रॉन से दूरी बढ़ जाती है। ठीक है, और दूरियां बढ़ने पे अक्सर रिश्तों में क्या हो जाता है ब्रेकअप हो जाता है ना। तो दूरियां बढ़ेंगी तो ब्रेकअप हो जाएगा, है ना। कहेगा भाई अपनी तो कोई इंपॉर्टेंस है ही नहीं, चल निकल लेते। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या होता है करीब होता है, और करीब इलेक्ट्रॉन दूर होता है, यहाँ पे और दूर होता है, और दूर होने से क्या होता है इलेक्ट्रॉन लूज हो जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है इंक्रीज होता है। ठीक है, चलो ये एनर्जी आयनाइजेशन एनर्जी होता है ना, हाँ आयनाइजेशन एनर्जी आयंस बनाने के लिए जो एनर्जी होता है। चलो क्लियर है भाई, क्लियर है इतनी बात। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं एटॉमिक साइज नीचे जाने पे इंक्रीज होगा, इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर नीचे जाने पे इंक्रीज होगा, मेटेलिक नेचर नीचे जाने पे क्या होगा इंक्रीज होगा। ठीक है, मेटेलिक नेचर नीचे जाने पे क्या होगा इंक्रीज होगा। तो आप मेटेलिक नेचर को देख लेते हैं। देखो ये क्या है इधर मेटल है और इधर क्या है नॉन मेटल है। ठीक है, तो मेटल से नॉन मेटल की तरफ चलोगे तो मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा डिक्रीज होगा, मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा डिक्रीज होगा। लेकिन टॉप टू बॉटम जाने पे क्या होगा मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा। क्यों इंक्रीज होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज हो जाएगा, साइज बढ़ जाएगा, मेटल क्या है इजीली इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है। ठीक है भाई, चलिए क्वेश्चन नंबर पॉइंट नंबर 3, हाँ रिड्यूसिंग नेचर ऑफ एलिमेंट, रिड्यूस करने में भी आसानी होगी इंक्रीज हो जाएगा, और बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड ये क्या हो जाएगा इंक्रीज हो जाएगा। मतलब टॉप टू बॉटम सारे क्या हो जाएंगे इंक्रीज हो जाएंगे। इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर ये क्या होंगे इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर, आयनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, नॉन मेटेलिक नेचर एंड एसिडिक नेचर ऑफ ऑक्साइड all decrease down a group with increasing atomic number. लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर, आयनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी एंड एसिडिक नेचर ये सब क्या हो जाएंगे डिक्रीज हो जाएंगे। कहने का मतलब है कि एक चीज को आप समझ लो, एक को समझ गए तो दूसरा उसका क्या होता है रिवर्स होता है, एक को आपने समझ लिया तो दूसरा क्या हो जाता है उसका रिवर्स हो जाता है। ठीक है भाई, reactivity of metal increase down the group but that of non-metal decrease, and that one more important point कि मेटल की जो रिएक्टिविटी होती है वो नीचे जाने पे क्या होती है इंक्रीज होती है, लेकिन नॉन मेटल की जो रिएक्टिविटी होती है वो नीचे जाने पे क्या होती है डिक्रीज हो जाती है। क्यों, क्योंकि मेटल कब रिएक्टिव होगा कि जब उसको इलेक्ट्रॉन की एफिनिटी ज्यादा हो। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की एफिनिटी ज्यादा होगी, और इलेक्ट्रॉन की एफिनिटी नीचे जाने पे क्या हो रही है डिक्रीज हो रही है। देखो लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉन का एफिनिटी नीचे जाने पे क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो ये कुछ ट्रेंड्स होते नीचे जाने पे क्या हो रही है ये
डिक्रीज हो रही है। देखो लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉन का एफिनिटी नीचे जाने पे क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो ये कुछ ट्रेंड्स होते हैं जिनसे आपके एग्जामिनेशन में कंसेप्चुअल क्वेश्चन क्या है पूछ लिए जाते हैं। ठीक है भाई, चलो यहां तक बताओ मुझे, यहां तक कोई डाउट है? फिर आगे चलते हैं जहां से क्वेश्चन पूछा। व्हाट इज, सीधा करके भेजो भाई इसको। चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रेडिक्शन ऑफ नंबर ऑफ ग्रुप एंड पीरियड ऑफ एलिमेंट। ठीक है, अब यहां से क्या है आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, आप एनडीए पेपर उठा लो 2013 14 15। ठीक है, तो क्या है उसमें कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं कि भाई आपको क्या है प्रिडिक्ट करना है कि उसका नंबर क्या होगा, ग्रुप नंबर क्या होगा और एलिमेंट का पीरियड नंबर क्या होगा। तो कहने का मतलब है कि कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि भाई इतना ग्रुप नंबर है, इतना पीरियड नंबर है, तो आपको बताना है कि उसका एटॉमिक नंबर क्या होगा। मतलब कहने का मतलब है कि टेबल मैनर से आपको बताना है ना, कि किसी भी ग्रुप का ये पीरियड है और ये एलिमेंट है, तो एलिमेंट क्या होगा, एलिमेंट का ग्रुप और पीरियड क्या होगा, इसके हिसाब से पूछ लिया जाता है। तो नंबर ऑफ सेल जो होते हैं, नंबर ऑफ सेल ऑफ एटम डिटरमाइंस द पीरियड। ठीक है, तो किसी भी एटम का जो नंबर ऑफ सेल होते हैं वो क्या बताते हैं, उसके पीरियड को बताते हैं। जैसे अभी मैंने आपको बताया के सेल, एल सेल, एम सेल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे जैसे नंबर ऑफ सेल बढ़ता जाएगा वैसे वैसे उसका वो भी बढ़ता जाएगा। ये किसका हो गया, हाइड्रोजन का हो गया। ये किसका हो गया, लिथियम का हो गया। ये किसका हो गया, सोडियम का हो गया। ये किसका हो गया, पोटेशियम का हो गया। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे क्या है, के है, यहाँ पे एल है, यहाँ पे एम भी जा रही है, यहाँ पे एन भी। ठीक है, के एल एम, और ये क्या है, के एल एम एन। ऐसे आगे क्या सकता है, के एल एम एन ओ। यानी कि नंबर ऑफ सेल डिस्क्राइब द, नंबर ऑफ सेल डिस्क्राइब द पीरियड्स। नंबर ऑफ सेल किसको बताता है, पीरियड्स को बताता है। ये तो क्लियर है। मान के चलो कि किसी के पास कितनी है, 4 सेल है, तो उसका पीरियड कौन सा हो जाएगा भाई साहब, चौथा हो जाएगा। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिटरमाइन द ग्रुप। नेक्स्ट होता है कि जो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या करते हैं, ग्रुप को डिसाइड करते हैं। अब भाई ग्रुप के बारे में मैं बात करूं, जैसे वैलेंसी कितनी है, 1 है। ठीक है भाई, तो वैलेंसी 1 का मतलब है कि कौन से ग्रुप की बात कर रहा हूं मैं, फर्स्ट ग्रुप की बात कर रहा हूं। यदि वैलेंसी 2 है तो कौन सा ग्रुप हो जाएगा आपका, सेकंड ग्रुप हो जाएगा। वैलेंसी आपकी कितनी है, 3 है। वैलेंसी आपकी 3 है तो कौन सा ग्रुप हो जाएगा, तीसरा ग्रुप हो जाएगा। वैलेंसी आपकी चौथी है तो कौन सा ग्रुप हो जाएगा, चौथा ग्रुप हो जाएगा। वैलेंसी आपकी 5वीं है तो 5वां ग्रुप हो जाएगा। वैलेंसी आपकी छठी है, लेकिन यहां पे जो आपको ध्यान में रखना है, दैट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि ये किसके लिए होता है, ये एस ब्लॉक के लिए होता है। ठीक है, आपने पढ़ा होगा पीरियोडिक टेबल में। ठीक है, और पीरियोडिक टेबल को जो हम देखते हैं तो एफ ब्लॉक ये होते हैं। ठीक है भाई, तो ये आपके जो दोनों ब्लॉक होते हैं, दिस इज कॉल्ड द एस ब्लॉक। ठीक है, ये आपके एस ब्लॉक एंड ये आपके पी ब्लॉक, ये आपके डी ब्लॉक होते हैं और ये आपके एफ ब्लॉक होते हैं। तो वैलेंसी के बारे में जब हम बात करते हैं तो इसका वैलेंसी 1 है, इसका वैलेंसी 2 है। तो एस ब्लॉक के लिए यदि वैलेंसी दे रखी है तो पहली वैलेंसी, वैलेंसी 1 है तो फर्स्ट ग्रुप हो जाएगा, वैलेंसी 2 है तो सेकंड ग्रुप हो जाएगा। लेकिन पी ग्रुप के लिए यदि वैलेंसी दे रखी है तो ग्रुप का जो नंबर होगा वो 10 प्लस वैलेंसी हो जाएगा। मान के चलो कि किसी भी एलिमेंट की जो वैलेंसी है वो 4 है, तो उसका ग्रुप कौन सा होगा, उसका ग्रुप चौथा नहीं होगा, उसका ग्रुप कौन सा हो जाएगा, 10 प्लस 4
14 ग्रुप का वो हो जाएगा। जैसे एल्युमिनियम के बारे में मैं बात करूं, एल्युमिनियम का वैलेंसी कितना है, 3 है। तो 10 में मैं 3 जोड़ दूं तो किस ग्रुप में आएगा, ये 13 ग्रुप में आएगा। ठीक है, आप देख रहे होगे 13 ग्रुप में हो गया। सिलिकॉन 14 ग्रुप, फास्फोरस 15 ग्रुप, सल्फर 16, क्लोरीन 17 और ये आपका क्या हो जाएगा, 18 ग्रुप हो जाएगा। तो कई बार आपको ये भी क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं कि भाई किसी भी, अब जैसे मैं आपसे पूछूं, चलिए मुझे बताइए, ठीक है, प्रेडिक्ट करते हैं, और वो क्या है, कहां पे थे हम, हाँ, मान के चलो कि किसी भी वैलेंसी में क्या है, किसी के सेल में क्या है, मतलब नंबर ऑफ सेल कितने हैं, 3 है, और वैलेंसी कितनी है, 4 है। चलिए एलिमेंट का नाम बताइए। नंबर ऑफ वैलेंसी, सॉरी नंबर ऑफ सेल कितने हैं, 3 है, और वैलेंसी कितनी है, 4 है। तो इलेक्ट्रॉन का नाम बताइए, क्या होगा। ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। क्वेश्चन को फिर से सुनो। यदि नंबर ऑफ सेल कितने हैं, नंबर ऑफ सेल 3 है, में कंसेप्चुअल से सुनो। यदि नंबर ऑफ सेल कितने हैं, नंबर ऑफ सेल 3 है और वैलेंसी 4 है, तो एलिमेंट क्या होगा बताइए भाई, एलिमेंट क्या होगा। दिस इज कॉल्ड द प्रिडिक्शन ऑफ एलिमेंट। नहीं समझ में आएगा मैं क्या कह रहा हूं। प्रिडिक्शन ऑफ एलिमेंट में क्या कहते हैं, जैसे आप पढ़ते हो ना कि भाई किसी ऐसी चीज का नाम बताओ जिसका पहला वर्ड क्या है, पहला वर्ड एस है ना, और लास्ट का वर्ड एम है। ठीक है, तो आपको बताना है कि इसका कंप्लीट नाम क्या होगा। ऐसे हम करते थे कि नहीं करते थे। ठीक है, तो मान के चलो कि ये क्या हो गया, SHYA हो गया। तो एलिमेंट का प्रिडिक्शन हम कैसे करते हैं यार, सीधी सीधी सी बात, एलिमेंट की पहचान किससे होती है, एलिमेंट की पहचान होती है उसके एटॉमिक नंबर से। और एटॉमिक नंबर से क्या क्या डिसाइड होता है, एटॉमिक नंबर से उसका वैलेंसी डिसाइड होता है, एटॉमिक नंबर से उसका पीरियड्स डिसाइड होता है, एटॉमिक नंबर से उसका ग्रुप डिसाइड होता है। तो आपको किसी भी एलिमेंट का ग्रुप दे रखा है, किसी भी एलिमेंट का पीरियड दे रखा है, आपको उसका एटॉमिक नंबर या एलिमेंट आपको बताना है। तो यही मैंने क्वेश्चन आपको पूछा है कि नंबर ऑफ सेल 3 है और वैलेंसी 4 है, तो इस इलेक्ट्रॉन का नाम, इस एलिमेंट का नाम क्या होगा। भाई ऐसे करोगे तो कैसे होगा, नंबर ऑफ सेल कितने हैं, 3 है। यार ये छोटी छोटी सी बातें हैं, नंबर ऑफ सेल 3 है मतलब के है, एल है और एम है। ठीक है भाई, तो और वैलेंसी कितनी है, 4 है। 4 का मतलब है कि 10 प्लस 4 यानी कि कितना हो जाएगा, 14 ग्रुप हो जाएगा। अब पीरियोडिक टेबल में 14 ग्रुप और 3 सेल से चलना शुरू करो, इधर से चलना शुरू करो, इधर से चलना शुरू करो, जहां पे मिल जाओ वही एलिमेंट का नाम होगा, वही एलिमेंट का नाम होगा। और एलिमेंट का नाम क्या हो जाएगा, सिलिकॉन। क्या हो जाएगा, सिलिकॉन हो जाएगा। सिलिकॉन में ही तो होते हैं 3 सेल, 2 8 4, के एल एम। बाबू भैया जर्मेनियम का कितना हो जाएगा, जर्मेनियम के लिए सेल कितनी हो जाएंगी, 4 हो जाएंगी। हाइड्रोजन को मत भूलो, वो भी होता है, हाइड्रोजन हीलियम वो भी होता है के में। हाँ जी, चलो मैं पीरियोडिक टेबल से बताता हूँ, एक बार पीरियोडिक टेबल डाउनलोड करके आपको बताता हूँ। देखो ऐसे इसको समझो,
देखो ऐसे समझो, हाइड्रोजन, हीलियम, ठीक है, लिथियम, बेरिलियम, ठीक है, एंड बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। ठीक है भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कोई दिक्कत किसी को? चलिए, 11वां हो गया सोडियम, 12वां हो गया मैग्नीशियम, 13वां हो गया एल्युमिनियम, 14वां हो गया सिलिकॉन, 15वां हो गया फास्फोरस, हाँ P15 हो गया, और 16 हो गया सल्फर, और 17 हो गया आपका क्लोरीन, और 18 हो गया आपका आर्गन। 19 पे फिर आपका आ गया पोटेशियम, और 20 पे आ गया आपका कैल्शियम। ठीक है, मान के चलता हूं कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम में यही आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। अब यहां से आपका एक और ब्लॉक शुरू हो जाता है। ठीक है, जैसे कैल्शियम के बाद आपका आएगा स्कैंडियम, स्कैंडियम के बाद टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, ठीक है, मैग्नीज, मैग्नीज के बाद आयरन, आयरन के बाद कोबाल्ट, कोबाल्ट के बाद निकिल, और निकाल के बाद कॉपर, और कॉपर के बाद जिंक। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये 21 22, नहीं 19 20, ये कितना हो गया था, 21 22 23 24 25 26 27 28 29 और 30। कोबाल्ट, निकिल, क्रोमियम, ये हो गया ना, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, और ये आपका क्या हो गया, हाँ क्रोमियम, क्रोमियम का Cr हो जाएगा, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कॉपर, निकिल, ठीक है, नहीं कोबाल्ट, निकिल, और ये हो जाएगा कॉपर, ये आपका क्या हो जाएगा, जिंक हो जाएगा। ठीक है भाई, तो कहने का मतलब क्या है, मैंने आपसे सवाल पूछा था कि आपके पास नंबर ऑफ सेल कितने हैं, नंबर ऑफ सेल कितने हैं, 3 है, और आपके पास जो वैलेंसी है, वैलेंसी कितनी है, 5 है। तो आपको प्रिडिक्ट करना है कि एलिमेंट कौन सा होगा। तो मैंने आपको क्या बताया कि जितने नंबर ऑफ सेल होंगे उतने ही क्या हो जाएंगे, पीरियड्स हो जाएंगे, और जितनी वैलेंसी है उसमें 10 जोड़ के वैलेंसी कर दो तो वो क्या हो जाएगा, ग्रुप हो जाएगा। यानी कि 10 + 5 जोड़ दो तो 15वां क्या हो जाएगा, ग्रुप हो जाएगा, और तीसरा क्या हो जाएगा, पीरियड हो जाएगा। अब यहां पे हम कैसे चलेंगे भाई, तो पहला पीरियड, दूसरा पीरियड और तीसरा पीरियड, मतलब हमें किस रो में चलना है, यहां से चलना है। ठीक है, यहां से चलना है हमें। और ग्रुप कौन सा हो जाएगा, तो भाई पहला ग्रुप, दूसरा ग्रुप, और ये भी ग्रुप होते हैं 10, तो ये 10 ग्रुप यहाँ पे आ गए, तो इसीलिए हम क्या कहते हैं, 10 प्लस वैलेंसी। भाई पहला ग्रुप, दूसरा ग्रुप, ये तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, तो ये 12 ग्रुप यहां तक निपट गए। और ये होता है फिर 13 ग्रुप, 13 ग्रुप, ये होता है 14 ग्रुप, ये होता है 15 ग्रुप, ये होता है 16 ग्रुप, ये होता है 17 ग्रुप, और ये होता है आपका 18 ग्रुप। अब मुझे कौन से ग्रुप में चलना है, 15वें ग्रुप में चलना है, मतलब यहां से चलना है, तो मैं दोनों के कॉमन पॉइंट पे पहुंच जाऊंगा। तो मुझे यहां से चलना है और इधर यहां से चलना है, तो मेरा प्रिडिक्शन क्या हो जाएगा, फास्फोरस हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर में क्या हो जाएगा, फास्फोरस हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन कई बार पूछ लिए जाते हैं। ठीक है भाई, क्या हो जाएगा आपका, फास्फोरस हो जाएगा। और देखो ये कौन सा ब्लॉक होता है, ये होता है एस ब्लॉक, ये आपका होता है पी ब्लॉक, और ये आप सॉरी डी ब्लॉक, एस डी ब्लॉक, ये आपके होते हैं पी ब्लॉक। पी एस ब्लॉक की जो मैक्सिमम होते हैं वो 2 होते हैं इलेक्ट्रॉन, पी में कितने होते हैं, 6 होते हैं, और डी में कितने होते हैं, 10। ठीक है, तो आप देखोगे 2 6 10, 2 6 8 और 10 18, ये क्या होते हैं, ऐसे होते हैं एस पी डी, और नीचे वाले जो होते हैं आपके लेंथेनॉइड्स और एक्टेनॉइड्स वो क्या हो जाते हैं, एफ ग्रुप हो जाते हैं। ठीक है, आया समझ में कि नहीं? सर फिर एनी से पहले वाले कैसे निकालेंगे, कौन से वाले, ये वाले ना डी ब्लॉक वाले, वो आपको नहीं पूछा जाएगा, उसमें आपको डी ब्लॉक देता है तो तब आप उसको बता सकते हो।
डी ब्लॉक आप देते हो क्योंकि इनकी केमिस्ट्री थोड़ी सी और बढ़ जाती है, इनकी केमिस्ट्री थोड़ी सी और बढ़ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, फिर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है, हालांकि वो सिलेबस में उतना ज्यादा नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, लेकिन फिर भी ये जो लाइन है ना, ये आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि इसमें देखो क्रोमियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, आयरन हो गया, कॉपर हो गया, कोबाल्ट हो गया, निकिल हो गया, कॉपर हो गया, जिंक हो गया, ये सारे इंपॉर्टेंट है, इनके पूछ लिए जाते हैं। नियॉन से पहले वाला, नियॉन से पहले वाला ये रहा ना, फर्स्ट ग्रुप है, ये पीरियड फर्स्ट है, और ग्रुप कौन सा है, पहला ग्रुप है, और 18 ग्रुप है, बाकी ग्रुप खाली होते हैं। ये पहला ग्रुप है और ये 18 ग्रुप है, बाकी ग्रुप खाली होते हैं। अब आपको कोई पूछे, चलो मान के चलो कि भाई आपके पास नंबर ऑफ सेल कितने हैं, नंबर ऑफ सेल कितने हैं, 1 है, और आपका ग्रुप कितना है, वैलेंसी कितनी है। ठीक है, तो इसमें तो आप जनरली बता ही सकते हो, है ना। अब इसकी जो वैलेंसी होती है वो 2 होती है, लेकिन वहां पे वो रूल नहीं लगता है, क्योंकि ये कौन सा हो गया, 18 ग्रुप हो गया, 18 ग्रुप हो गया, तो पहला और 18 ग्रुप ये आपका क्या हो गया, हीलियम हो गया। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, हीलियम। ये हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं, और प्रिडिक्शन में क्या है कि फिर हमें कुछ ना कुछ एक्सेप्शन भी देने पड़ते हैं। ठीक है भाई, फॉर पी ब्लॉक 10 प्लस इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस है, और पी ब्लॉक के लिए हम क्या करते हैं, 10 में वैलेंसी को जोड़ देते हैं, तो उतना क्या आ जाता है, उसका ग्रुप आ जाता है। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट के बारे में। और एस ब्लॉक एलिमेंट, इनका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वो एस ऑर्बिटल में होता है, थोड़ा सा इसके बारे में भी, ग्रुप 1 और 2 के आ जाते हैं। ठीक है, अब देखो ये इंपॉर्टेंट है, ग्रुप 1 वाले मेटल को क्या कहते हैं हम, एल्कली मेटल बोलते हैं, और ग्रुप 2 वाले को हम क्या कहते हैं, एल्कलाइन अर्थ मेटल भी बोलते हैं। तो कई बार ये वर्ड्स ऐसे दे देता है। ये कैसे होते हैं, सॉफ्ट मेटल, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड फॉर्म बेसिक ऑक्साइड। ठीक है, पी ब्लॉक के जो एलिमेंट होते हैं, ठीक है, और जो पी ऑर्बिटल में आते हैं, और इनका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, NS2 NP126, है ना। जब आपने पढ़ा होगा उपबाहु प्रिंसिपल, 1s2 2s2 2p1 2p2 2p3 2p4 2p5 2p6, है ना, 3s1, वो क्या होता है आपका उपबाहु प्रिंसिपल हो जाता है। एंड ग्रुप नंबर 13 टू 18 ये आपके क्या हो जाते हैं, पी ब्लॉक के एलिमेंट हो जाते हैं। एल्कलाइन अर्थ मेटल, ये क्या होते हैं, एल्कली, इनके नाम होते हैं एल्कली, और ये क्या होते हैं, एल्कलाइन अर्थ मेटल होते हैं। ये एल्कली मेटल होते हैं और ये एल्कलाइन, है ना। एक आपका टॉपिक आएगा ऑक्यूरेंस ऑफ मेटल, ऑक्यूरेंस ऑफ मेटल में कि मेटल ऑक्यूरेंस कैसे होता है, स्पेशल क्लास में भी मैंने कराया है। तो मेटल की ऑक्यूरेंस कैसे होती है कि कुछ मेटल डायरेक्टली पाए जाते हैं, कुछ को निकाला जाता है, कुछ के साथ जबरदस्ती रिएक्शन की जाती है। तो ये कैसे होते हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल होते हैं, जो अर्थ के साथ अल्कलाइन रहते हैं। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट होते हैं डी। ठीक है, अब डी ब्लॉक के लिए जो आपके लिए बस इंपॉर्टेंट है, इसका ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद कर लेना, ये आपसे पूछ लिया जाता है। ठीक है, लास्ट लाइन कौन सी, ये वाली, अच्छा ये यही ना, कौन सी वाली, लास्ट में मैंने क्या बताया, एल्कली मेटल और एल्कलाइन अर्थ मेटल के बारे में बताया, कि एल्कली मेटल और एल्कलाइन मेटल अर्थ मेटल में, एल्कलाइन अर्थ मेटल क्या होता है कि इनकी रिएक्टिविटी के बेस पे मेटल पाए जाते हैं, कुछ लेस रिएक्टिव होते हैं, कुछ हाईली रिएक्टिव होते हैं, और कुछ मॉडरेट होते हैं। तो जो लेस रिएक्टिव होते हैं वो तो क्या है, नेचर में फ्री फॉर्म में हमें पाए जाते हैं, और कुछ कैसे होते हैं, एल्कलाइन अर्थ मेटल, है ना, रिएक्टिव होते हैं तो वो अर्थ मेटल में पाए जाते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट है आपका डी। अब डी का आप ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, N-1 और D1 to 10 एंड NS1 to 2, एज इट इज ये आपको याद होना चाहिए। Fe जो स्टब बॉन्ड, ये क्या होता है, आयरन हो गया, है ना, और आयरन किस में आ गया, डी ब्लॉक में आ गया। अभी जो मैंने आपको बताए थे, क्रोमियम हो गया, मैग्नीज हो गया, आयरन हो गया, कोबाल्ट हो गया, निकिल हो गया, कॉपर हो गया, ये डी ब्लॉक के क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट एलिमेंट होते हैं। द ग्रुप कंटेन द एलिमेंट 3 to 12, 3 से 12 तक के होते हैं। एफ ब्लॉक में आपके दो सीरीज आ जाती हैं, एक होते हैं लेंथेनॉइड्स और एक होते हैं आपके एक्टेनॉइड्स। एक होते हैं आपके लेंथेनॉइड, एक होते हैं आपके एक्टेनॉइड। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद रखना है,
6s2 5d 0 to 2 4f 1 to 40 एज इट इज याद होना चाहिए, कई बार पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट है ट्रांस यूरेनिक और सिंथेटिक एलिमेंट। अब मैंने आपको बताया था कि हमारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट हैं कुछ उसमें से नेचुरल हैं और कुछ कैसे हैं, सिंथेटिक है, और इसके लिए एक वर्ड यूज किया जाता है, इनको हम ट्रांस यूरेनिक भी बोलते हैं, यानी कि जो मैन मेड है। एंड दीज आर रेडियो एक्टिव इन द नेचर, और ये कैसे होते हैं, रेडियो एक्टिव नेचर के होते हैं। हालांकि इसमें जनरली जो पाए जाते हैं वो रेडियो एक्टिव नेचर के ही होते हैं। एग्जाम्पल में आपका क्या हो गया, नेपटूनियम, प्लूटोनियम, अमेरिकियम, स्क्यूरियम, बर्किलियम, कैलिफोर्नियम, आइंस्टीनियम एंड मेंडली। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट हैं जिनको ह्यूमन ने अपने अकॉर्डिंग लैब में इनको क्या है बनाया है ना, तो ये भी आपको क्या है पता होना चाहिए। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट है, अब कुछ फैक्ट हैं इसके बारे में जो जनरली पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, और फैक्ट में क्या होता है, लाइटेस्ट एलिमेंट कौन सा होता है, हैवीएस्ट कौन सा होता है, लाइट मेटल कौन सा होता है, लिक्विड मेटल कौन सा होता है, लिक्विड नॉन मेटल कौन सा होता है, जैसे ये बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, बेस्ट कंडक्टर कौन सा होता है, सेकंड बेस्ट कंडक्टर कौन सा होता है, बेस्ट नॉन मेटेलिक कंडक्टर कौन सा होता है। तो कुछ एक्सेप्शनल केस और यूनिक केस होते हैं जो क्या है यहाँ पे पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, मोस्ट डक्टाइल एंड मैलिएबल मेटल कौन सा हो गया, गोल्ड हो गया। मोस्ट रिएक्टिव सीजियम हो गया। मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल कौन सा हो गया, फ्लोरीन हो गया। हाई मेल्टिंग पॉइंट मेटल कौन सा हो गया, टंगस्टन हो गया। एलिमेंट हैविंग हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, मतलब इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की एफिनिटी क्लोरीन का हो गया। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव आपका फ्लोरीन हो गया, बहुत पूछा जाता है। स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडेंट आपका कौन सा हो गया, फ्लोरीन। ठीक है, और फैक्ट ऐसी चीज होती है जो देखो याद करने पड़ते हैं। फैक्ट तो सिंपल सा है कि भाई उसमें तो याद करना पड़ेगा, उसमें कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है। जितना फैक्ट याद कर लोगे उतना एग्जामिनेशन में होगा। ठीक है, तो ऐसी कोई भी चीज आती है ना, स्क्रीनशॉट लेके अपना गैलरी में डाल लिया करो, तो उसको बार बार फिर देखते रहा करो, तो वहां से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, स्ट्रॉन्गेस्ट रिडक्टेंट ये आपका लिथियम हो जाएगा। एलिमेंट स्टोर इन केरोसिन ऑयल, सोडियम हो गया। सोडियम को केरोसिन ऑयल में रखा जाता है क्योंकि सोडियम क्या होता है, बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, आग पकड़ लेता है। एलिमेंट प्रेजेंट इन बोन्स एंड टीथ क्या होता है, कैल्शियम हो गया। मोस्ट पॉइजनस एलिमेंट आपका क्या हो गया, प्लूटोनियम हो गया, क्योंकि प्लूटोनियम को अभी हमने देखा था ये कैसा होता है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है। ठीक है, चलिए ट्रेंड्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ये तो हो गया था। अच्छा, वैलेंसी, एटॉमिक साइज, रेडियस ऑफ एटम, इंक्रीज डाउन द ग्रुप, डिक्रीज along the period from left to right, which tends to pull the electron closer to nucleus and radius of the site। वही चीज है जो मैं आपको बता चुका हूँ, एटॉमिक साइज। ठीक है, एटॉमिक साइज कम होगा तो रेडियस भी कम हो जाएगी, एटॉमिक साइज बढ़ेगा तो रेडियस भी कम हो जाएगी। साइज ऑफ एल्कली मेटल इज लार्जेस्ट एंड दैट ऑफ हेलोजन इज स्मॉलेस्ट इन अ पीरियड। अब देखो यहाँ पे ऐसे भी क्वेश्चन पूछने हैं। अब एल्कली मेटल कौन से होते हैं भाई, फर्स्ट ग्रुप वाले को हम क्या बोलते हैं, एल्कली बोलते हैं, और सेकंड ग्रुप वालों को हम क्या बोलते हैं, एल्कलाइन। तो यहाँ पे उनके बारे में बात कर रहा है। तो साइज ऑफ एल्कली मेटल इज लार्जेस्ट एंड दैट ऑफ हेलोजन, हेलोजन कौन सा हो गया, 17 ग्रुप हो गया। कौन से हो गए, 17 ग्रुप क्या हो गए आपके, हेलोजन हो गए। तो 17 ग्रुप क्या हो जाता है, सबसे छोटा हो जाता है क्योंकि 7 एलिमेंट होते हैं, है ना, तो कंजस्टेड हो जाते हैं। साइज ऑफ नोबल गैस इज लार्जर एज कंपेयर टू करस्पॉन्डिंग हेलोजन, और इनसे भी बड़ा, इनसे भी छोटा सॉरी, साइज ऑफ नोबल गैस इज लार्जर। ध्यान रखना, ये दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि नोबल गैस का जो साइज होता है वो थोड़ा सा इनसे बड़ा होता है। नोबल गैस का जो साइज होता है दैट इज द एक्सेप्शन। भाई जब आप लेफ्ट टू राइट चलोगे तो ये 17 ग्रुप है, ये 18 ग्रुप है। तो 17 ग्रुप का साइज क्या होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए, और इसका क्या होना चाहिए, स्मॉलर होना चाहिए। लेकिन इसका क्या हो जाता है, सबसे स्मॉलेस्ट हो जाता है, और ये इसके कंपैरिजन में, इससे कंपैरिजन में इनका थोड़ा सा बड़ा साइज होता है।
इनके कंपैरिजन में थोड़ा सा क्या होता है, बड़ा साइज होता है, क्योंकि ऑक्टेट क्या होता है, पूरा फिल होता है। इलेक्ट्रॉन के लिए एफिनिटी नहीं होती है, बहुत सारे फैक्टर इसमें आ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आयनाइजेशन एनर्जी। Energy required to remove an electron from an isolated gaseous atom to its ground atom। मतलब आयन को रिलीज करने की जो एनर्जी होती है, दैट इज कॉल्ड द आयनाइजेशन। इंक्रीज अलोंग द पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट करने पे ये क्या होती है, इंक्रीज होती है ड्यू टू इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, और न्यूक्लियर चार्ज इफेक्टिव होने की वजह से लेफ्ट टू राइट ये क्या होती है, इंक्रीज होती है। ठीक है, मतलब कहने का मतलब है कि भाई जितनी ज्यादा फोर्स लगेगी उतना ही ज्यादा आयन को आयनाइजेशन एनर्जी देनी पड़ेगी, उसके कम ओवर करने के लिए इलेक्ट्रॉन को उतनी ज्यादा एनर्जी लेनी पड़ेगी। लेकिन इसके भी कुछ एक्सेप्शन होते हैं, और एक्सेप्शन में ग्रुप नंबर 2 और 3 और 15 और 16 शायद आपने 11th की केमिस्ट्री में पढ़ा हो तो कि ग्रुप 2 और ग्रुप 3। अब देखो क्या होता है यहाँ पे, ये कुछ एक्सेप्शन होते हैं केमिस्ट्री के, ग्रुप 2 और ग्रुप 3, और एक होता है ग्रुप 15 और ग्रुप 16। ग्रुप 3 की जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो ग्रुप 3 से ज्यादा होती है। ट्रेंड क्या कहता है कि भाई जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो 2 का क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, और 3 का क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। 15 का आयनाइजेशन एनर्जी कम होना चाहिए और 16 का आयनाइजेशन एनर्जी क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है, एक्सेप्शन केस होता है। ठीक है, और वो क्या होता है, 2 का ज्यादा होता है आयनाइजेशन एनर्जी, 3 का कम होता है। ऐसे ही यहाँ पे होता है, इसका ज्यादा होता है और इसका क्या होता है, कम होता है। बेसिकली ये क्यों होता है, बिकॉज एक आपका कॉन्सेप्ट होता है दैट इज हाफ फिल सेल। ठीक है, अब ये क्या है, एस ब्लॉक का एलिमेंट है, और ये कौन से ब्लॉक में आ गया, डी ब्लॉक में आ गया। तो यहाँ पे क्या होता है, ये होता है, और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या हो जाएगा, इसमें दोनों फिल हो जाएंगे। और आपको पता है कि कोई चीज पूरी भरी हुई है और कोई चीज आधी भरी हुई है, तो आधी चीज को खलाना आसान होता है कि पूरी चीज को। तो जब इलेक्ट्रॉन क्या है, कंप्लीटली फिल है, तो वहां पे आयनाइजेशन एनर्जी आपको ज्यादा देनी पड़ेगी, वहां पे आयनाइजेशन एनर्जी आपको ज्यादा देनी पड़ेगी। अब जैसे 15 और 16 की मैं बात करता हूं, 15 और 16 की मैं बात करता हूं, तो इसमें क्या होता है, जैसे पी ब्लॉक का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है भाई, बोर तो नहीं हो रहे हो, ज्यादा तो नहीं हो रहा है, हाँ जी, ज्यादा तो नहीं हो रहा है, हाँ जी, नहीं, चलो। अब देखो आप मुझे बताओ कि जैसे यहाँ पे क्या होगा, ये क्या है, कंप्लीटली हाफ फिल है, 1 2 3 और 4। ठीक है, ये कितना हो गया, 15 का, मतलब लास्ट में 3 बचेंगे पी के लिए, और इसमें क्या बचेंगे, 4 बचेंगे। ठीक है, अब एक बात मुझे बताओ कि ये क्या है, ये ज्यादा स्टेबल है और ये बाबू लेस स्टेबल है। ठीक है, तो जो ज्यादा स्टेबल होगी उसमें आयंस को रिलीज करने के लिए एनर्जी ज्यादा लगेगी, और यही एक्सेप्शन है। होना क्या चाहिए भाई, ट्रेंड तो ये कहता है कि लेफ्ट टू राइट जाने पे एनर्जी ज्यादा होती है, तो 16 ग्रुप में ज्यादा होगी, 15 में कम होगी। लेकिन ऐसा नहीं होता है, 15 में ज्यादा होती है और 16 में कम होती है। क्यों, तो इसका रीजन होगा, ये क्या होता है, हाफ फुल होती है। ठीक है, पार्शियली स्टेबल होती है और ये पार्शियली अनस्टेबल होती है। तो मैंने आपको बताया था कि जैसे ये कोई भी सेल है, आपने पढ़ा भी होगा। ठीक है, जो नॉन साइंस वाले हैं वो समझना भाई, साइंस वालों को तो समझ में आ जाएगा। कोई भी चीज स्टेबल कब होती है, 1 2 3, या तो ये ऐसे स्टेबल है, या फिर ये कैसे स्टेबल है, या फिर इसके 6 है तब ये स्टेबल होगी, यहां पे ये कम स्टेबल हो जाती है। ठीक है, तो ये इसका कॉन्सेप्ट होता है, तो ये आपको ध्यान में रखना। डिक्रीज अलोंग ए ग्रुप ऑन मूविंग डाउनवर्ड ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक साइज। ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है अलोंग ए ग्रुप, ठीक है, ऑन मूविंग डाउनवर्ड ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक
एटॉमिक साइज। नीचे एटॉमिक साइज बढ़ने पे क्या हो जाता है, वो इंक्रीज हो जाता है। 16 और 17 में भी तो ऐसा ही होना था, फिर क्या, नहीं 16 17 में ऐसा नहीं होगा। अब 16 और 17 को देख लो, अब 16 17 में क्या होगा, 1 2 3 4, ठीक है, क्या हो गया 12 13 14 15 16, 13 14 15 16 और 17। अब ज्यादा किसमें होगा, यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे एनर्जी ज्यादा लगाना पड़ेगा ना, क्यों, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो गया, ज्यादा हो गया, 5 के पास ज्यादा हो गया, वहां कम हो गया। वो एक एक्सेप्शनल केस हो जाता है, ठीक है, उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के साथ साथ स्टेबिलिटी भी क्या होती है, डिपेंड करती है, ठीक है भाई। चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है कि किसी भी एटम की, किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की जो प्रॉपर्टी होती है उसको हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं, ठीक है। फ्लोरीन के लिए हाईएस्ट होती है, लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होती है, और टॉप टू बॉटम क्या होती है, डिक्रीज होती है। डेंसिटी दैट इज मास पर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है कि किसी भी एटम की, किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की जो प्रॉपर्टी होती है उसको हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं, ठीक है। फ्लोरीन के लिए हाईएस्ट होती है, और ये कैसे बढ़ती है, लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होती है, और टॉप टू बॉटम क्या होती है, डिक्रीज होती है। डेंसिटी दैट इज मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, इंक्रीज ऑन मूविंग डाउन ए ग्रुप एज वेल एज अलोंग ए पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि नीचे जाने पे भी बढ़ती है और इधर जाने पे भी बढ़ती है, क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं या फिर नंबर ऑफ सेल बढ़ रहे हैं। इसका एक एक्सेप्शन केस होता है, और एज इट इज क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान रखना है, क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस ईयर पेपर। डेंसिटी ऑफ गोल्ड इज हायर देन दैट ऑफ मर्क्यूरी, ठीक है, गोल्ड की जो डेंसिटी होती है वो मर्क्यूरी से ज्यादा होती है, क्योंकि मर्क्यूरी क्या होता है, ये लिक्विड फॉर्म में होता है, और गोल्ड क्या होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है। तो मैं कंपेयर करूं स्टील, मर्क्यूरी और गोल्ड के बारे में, तो स्टील से ज्यादा मर्क्यूरी और मर्क्यूरी से ज्यादा गोल्ड। ये क्वेश्चन पूछा गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस, ठीक है, तो इसमें स्टील गोल्ड मर्क्यूरी दे देगा, स्टील मर्क्यूरी गोल्ड, गोल्ड मर्क्यूरी स्टील, ऐसे आपको ऑप्शन को, ठीक है। मेटालिक कैरेक्टर हमने पढ़ लिया, ठीक है, और नॉन मेटालिक कैरेक्टर भी हमारा क्या है, ठीक है भाई। चलो, तो आई थिंक आज के लिए इतना काफी है। 1.5 घंटे के सेशन में कुछ तो क्वालिटेटिव निकल के आता है।